आज हम विज्ञान की उस सबसे बड़े मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर रखा है। ये एक ऐसी बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरी है जो हमारे आसपास की हर एक चीज को डिफाइन करती है। इस एक्सप्लेनर में हम एटम यानी परमाणु की उस अनकही कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के सबसे फंडामेंटल सवाल से। आखिर मैटर या पदार्थ बना किस चीज से है? हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज का आधार क्या है? यही वो अल्टीमेट सवाल था जिसने इस पूरी खोज की शुरुआत की। अब ये एटॉमिक जर्नी कोई कल की बात तो है नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने सबसे पहले परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर सीधे 1803 में जॉन डाल्टन ने इसको एक साइंटिफिक थियोरी का रूप दिया। उसके बाद 1897 में जे थॉम्सन का इलेक्ट्रॉन और 1911 में रदरफोर्ड का न्यूक्लियस डिस्कवर करना। एंशिएंट फिलॉसफी से मॉडर्न साइंस तक का ये सफर लिटरली माइंड ब्लोइंग रहा है। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं, आखिर है क्या? डाल्टन का फर्मली मानना था कि एटम एक अत्यंत माइक्रोस्कोपिक और टोटली इनडिविजिबल यानी अविभाज्य पार्टिकल है। इनफैक्ट ग्रीक भाषा में एटम का मतलब ही होता है जिसे छोटा ना किया जा सके या तोड़ा ना जा सके। उन्हें लगा बस यही किसी भी मैटर का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है। पर यहां आता है साइंस का पहला बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। डाल्टन गलत थे। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी और नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। साइंस की दुनिया हिल गई जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। इन्हीं छोटे कणों को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या हिंदी में अपरमाणवीय कण कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक एटम को बनाते हैं। लेकिन इसने एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। अगर एक एटम के अंदर ये तीनों रहते हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसा है? कौन कहाँ रहता है? इस नए पजल को सॉल्व करने की पहली कोशिश की जे थॉम्सन ने अपने फेमस वाटरमेलन मॉडल यानी तरबूज मॉडल के जरिए। एकदम ब्रिलियंट एनालॉजी थी। उन्होंने कहा कि एटम एक तरबूज की तरह है। जो लाल खाने वाला हिस्सा है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है यानी प्रोटॉन का गोला, और जो उसमें काले बीज धसे होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स। एनालॉजी सुनने में बढ़िया थी, लेकिन इस तरबूज मॉडल में मैसिव फ्लॉज थे। सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें न्यूक्लियस का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ऊपर से ये एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में टोटली फेल रहा। आगे चलकर जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने इस मॉडल को कंप्लीटली डिस्प्रूव कर दिया। तो फिर सवाल ये है, अगर एटम किसी तरबूज जैसा नहीं है तो आखिर दिखता कैसा है? यहाँ एंट्री होती है एक मास्टर डिटेक्टिव की, जिसने थॉम्सन की थ्योरी को शैटर करके रख दिया और एटम की असली रियलिटी दुनिया के सामने लाई। साल था 1911 जब रदरफोर्ड ने अपना लेजेंडरी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक अल्ट्रा थिन सोने की पन्नी पर भारी पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स फायर किए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर एटम वाकई एक सॉलिड पॉजिटिव मास है तो अल्फा पार्टिकल्स टकराकर वापस लौट आएंगे। पर रिजल्ट, मैक्सिमम पार्टिकल्स तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे उस फॉयल के आर पार निकल गए। ये रिजल्ट्स सच में माइंड ब्लोइंग थे। सीधे निकल जाने वाले पार्टिकल्स ने ये प्रूव दे दिया कि एटम प्रैक्टिकली अंदर से मोस्टली एम्प्टी स्पेस यानी रिक्त स्थान है। एक अत्यंत छोटा फ्रैक्शन ही हेवीली डिफ्लेक्ट हुआ। इसका सीधा सा मतलब था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम में इधर उधर नहीं फैला है, बल्कि बीचों बीच एक टाइनी मैसिव सेंटर में टाइटली पैक्ड है। बस इसी टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड और मैसिव सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस यानी नाभिक। किसी भी एटम के सारे प्रोटॉन्स और आगे चलकर डिस्कवर होने वाले न्यूट्रॉन्स इसी छोटे से नाभिक के अंदर फर्मली पैक्ड रहते हैं। स्केल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर न्यूक्लियस एक नॉर्मल क्रिकेट बॉल के साइज का हो तो उस पूरे एटम की रेडियस लगभग 5 किलोमीटर होगी, यानी 5 किलोमीटर का एक विशाल खोखला गोला जिसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी बॉल रखी हो। सोचकर देखिए, हम सब इसी एम्प्टी स्पेस से बने हैं। रदरफोर्ड ने अपने इस नए स्ट्रक्चर को सीधा हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिस तरह केंद्र में हमारा सूरज होता है, वही काम डेंस और पॉजिटिव न्यूक्लियस कर रहा है, और जिस तरह प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के आगे पीछे ऑर्बिट करते हैं।
सब परफेक्ट लग रहा था, पर एक बहुत बड़ा फिजिक्स प्रॉब्लम अभी बाकी था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल लगातार ऑर्बिट में घूमता है और एक्सेलरेट करता है तो उसे रेडिएशन इमिट करनी चाहिए। अब इस लॉजिक से तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए, उनका रास्ता स्पाइरल होना चाहिए और आखिर में उन्हें सीधा न्यूक्लियस में क्रैश कर जाना चाहिए, यानी पूरा का पूरा एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले इस चीट शीट को देखिए। इसको याद रखने का एक क्लासिकल और फन हिंदी निमोनिक है, ईंट पर गिरकर नाच। ईंट से इलेक्ट्रॉन जिसे थॉमसन ने डिस्कवर किया और जो लाइटली नेगेटिव है, पर से प्रोटॉन जिसे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने समझाया जो पॉजिटिव और हैवी है, और नाच से न्यूट्रॉन जिसे जेम्स चैडविक ने खोजा और जो कंप्लीटली न्यूट्रल होने के साथ सबसे भारी होता है। यहाँ फोकस करने वाली बात ये है कि एक एटम का टोटल मास स्ट्रिक्टली उन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है जो उस टाइनी न्यूक्लियस में छिपे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का वजन इतना ज़्यादा नेग्लेजिबल होता है, इतने हल्के होते हैं कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त उनकी प्रैक्टिकली कोई वैल्यू ही नहीं होती। एटम को कोलैप्स होने से बचाने और रदरफोर्ड की थ्योरी को फिक्स करने के लिए 1913 में आए नील्स बोर, उन्होंने मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया और एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन दिया। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही ब्लाइंडली एनर्जी लूज नहीं करते, वो एटम के अंदर कुछ फिक्स्ड और स्पेशल ऑर्बिट्स में ही ट्रैवल करते हैं। इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें हम K, L, M, N जैसे लेटर्स से डिनोट करते हैं। ये ऑर्बिटल्स प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेफ जोन्स हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल में चक्कर लगाएगा, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा और एटम एब्सोल्यूटली स्टेबल रहेगा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है द क्वांटम जंप का। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप मारना है तो उसे एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और इसके ऑपोजिट अगर उसे हायर से लोअर ऑर्बिट में गिरना है तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी एमिट करेगा। ये छोटा सा मैकेनिक ही मॉडर्न केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा आधार है। अब किस एनर्जी लेवल में एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट आ सकते हैं, इसके लिए बोर ने कमाल का फॉर्मूला दिया 2n²। इसमें n ऑर्बिट का नंबर है। इस एक फॉर्मूला ने एग्जैक्टली बता दिया कि पहले, दूसरे या तीसरे शेल की कैपेसिटी कितनी होगी, जिससे एटम का पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो गया। बेशक बोहर का मॉडल रेवोल्यूशनरी था, पर विज्ञान का सफर वहां रुका नहीं। आज हमारा क्वांटम व्यू पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस की मदद से आज हम इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढते, बल्कि किसी एरिया में उनके होने की प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं। तो इस पूरी एटॉमिक डिस्कवरी को रैप अप करते हुए एक माइंड बेंडिंग सवाल छोड़ के जा रही हूं। अगर एक एटम 99.9% एम्प्टी स्पेस है, जिसमें सिर्फ रिक्त स्थान भरा है, तो फिर किसी भी चीज को छूने पर वो पूरी तरह ठोस यानी एब्सोल्युटली सॉलिड क्यों फील होती है? जरूर सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों। सक्सेस सबको अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।